गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सबका ब्रूटली ऑनेस्ट के इस एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश में हुई अराजकता के बारे में अब तक मेरा ऐसा अंदाज है आप सब जान गए होंगे। लेकिन आज के इस ब्रूटली ऑनेस्ट के वीडियो में मैं आपसे उन बातों पर बात करूंगा जिस पर बात तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन बात बात में उस बात पे बात करने से आपको हर कोई मना करता है या डरता है। दोस्तों, इस फोटो को देखिए और बताइए ये क्या है। अगर आप नहीं समझ पाए हो तो मैं आपकी गुत्थी सुलझा देता हूं। यह है विश्व का सबसे पहला फैक्ट चेकर। आपको व्यंग लगा, लेकिन व्यंग नहीं था, यह सत्य है। दोस्तों, 1971 की ये फोटो है जब पाकिस्तान आर्मी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ एक जेनोसाइड चलाया गया था, जहां पर लाखों हिंदुओं को मारा गया, उनकी औरतों का रेप किया गया और धर्म के आधार पर बंगाली, मेरा मतलब हिंदू बंगालियों को चुन चुन के मार के एक पूरी रेस को ख़त्म किया गया और धर्म परिवर्तन यानी हिंदू से मुस्लिम बनाया गया। मैं आज आप देखिए, दुनिया में सारे अखबार लिख रहे हैं कि हिंदू एक बार फिर खतरे में है। आप ये सारी हेडलाइंस पढ़िए और बहुत ज़्यादा लॉजिक, फैक्ट्स और डेटा पे भरोसा करने वाले भी कान खोलकर सुन लें कि इसके पीछे एक इतना बड़ा लॉजिक है, इतना बड़ा फैक्ट और डेटा है कि उनका कोई भी कुतर्क इसके सामने बेकार है। दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान धर्म के आधार पर दो राष्ट्र बने थे, 1947 में नए पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 20.5% थी और बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, वो 2.5% थी। मतलब टोटल माइनॉरिटीज़ 23%। लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या सिर्फ 1.6% रह गई है, सिर्फ 1.6%। लेकिन जो बाकी माइनॉरिटीज़ हैं वो 3.27% हो गई है। यानी विडंबना देखिए, हिंदुओं की पॉपुलेशन 20 से घट के 1.5% रह गई है, जबकि बाकी माइनॉरिटीज़ की बढ़ गई है। इससे क्या समझ आता है? अब बांग्लादेश को देखते हैं। 1947 में हिंदुओं की पॉपुलेशन बांग्लादेश में लगभग 30% थी, जबकि बाकी माइनॉरिटीज़ यानी क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट उनकी 6 से 7% थी। 1971 के हिंदुओं के अगेंस्ट हुए जेनोसाइड में लगभग 10% हिंदुओं को मार डाला गया और ये पॉपुलेशन 30% से घट के 20% हो गई। लेकिन आज के बांग्लादेश में भारतीय मूल के हिंदुओं की जनसंख्या मात्र 8% है। मतलब 12% हिंदुओं को 1971 से लेकर अभी तक मौत के घाट उतार दिया गया या उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया, जबकि बाकी माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन में कोई कमी नहीं आई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बस ये देखेंगे कि जो फोटोज़ हैं और वीडियोज़ हैं जो इस एनार्की की, इस सत्ता परिवर्तन की, उससे समझने की कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं और आखिरकार सत्य क्या है। दोस्तों, बांग्लादेश में जब शेख हसीना को आर्मी ने देश छोड़ के, और वो भी 45 मिनट के अंदर देश छोड़ के जाने को कहा, और जब उनका प्लेन ज़मीन छोड़ रहा था, उन्होंने ज़रूर आकाश से देखा होगा कि किस तरह से उनका घर लूटा जा रहा था। भूखे नंगे लोग उनके घर में घुस गए, वो हर चीज़ जिस पर उनकी नज़र पड़ी उसे लूट लिया। लूट मार हुई, चोरी चपाटी हुई, क्या क्या चुराया उस पर एक पूरी किताब या एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सकती है। उनके कीमती आभूषण, सोने की चूड़ियाँ, हार, अंगूठी, कलात्मक कृतियाँ, पेंटिंग्स, मूर्तियाँ, उनके महंगे महंगे कपड़े, सिल्क डिज़ाइनर साड़ियाँ, ब्लाउज ही नहीं, देखिए किस तरह लड़के उनके ब्रास को लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, वीडियो गेम्स, घर में रखी नकद, निजी और सरकारी दस्तावेज, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक
महत्व की चीज़ें, फर्नीचर, कुर्सी, टेबल, सजावटी सामान, निजी फोटोग्राफ, पारिवारिक वस्त्र और तो और छोड़िए, विभिन्न सरकारी कार्यालयों को आग के हवाले कर दिया गया। बसें, ट्रेनें और अन्य सार्वजनिक परिवहन जला दिए गए। मंदिर और पूजा के स्थल, खास तौर पर हिंदू मंदिर और पूजा स्थलों को नष्ट किया गया, मूर्तियों को तोड़ा गया। सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचा दिया गया। पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर तोड़फोड़ की गई। स्कूल, कॉलेज, सरकारी आवास सब खत्म कर दिए गए। दोस्तों, पिछले वक्त श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ था। यही दृश्य थे। इससे आप दो बातें तो जरूर समझ सकते हैं। नंबर एक, अगर आप सारे सामानों को देखिए, ये लूटे हुए सामान को देखिए, तो समझ आता है कि हसीना जी एक बहुत ही अय्याशी भरी जिंदगी जी रही थी। खरगोश, हिरण, वीडियो गेम्स जैसी चीज़ों का शौक फरमाती थी। बांग्लादेश को विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताती थीं, पर उनके सारे बच्चे, नाती नातिन सब विदेश में उनके करप्शन के पैसे की मलाई खा रहे थे। नंबर टू, जब कोई देश भूखे नंगे बेरोजगारों के रहने का ठिकाना बन जाए तो वहाँ हुकूमत करने वालों को बहुत सादगी और सीधा जीवन बरतना चाहिए। ऐशो आराम, घमंड, पुलिस की हुकूमत और राजा रानियों जैसा जीवन तो बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ ये हुआ है वहाँ यही हाल हुआ है। अगर आप नहीं समझ पा रहे मेरी बात को, तो रोमन एम्पायर की हिस्ट्री पढ़िए, वो भी डिबॉचरी के कारण उसका विनाश हुआ था। अब टैगोर की इस फोटो को देखिए, ध्यान से देखिए, थोड़ा और देखिए, थोड़ा और। अब बांग्लादेश का ये राष्ट्रगान सुनिए। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। अब मुझे बताइए कि ये राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला, आमी तुम्हें भालोबाशी, ये किसने लिखा था? मुझे ये भी बताएं कि अगर टैगोर नहीं होते तो क्या ये संभव था कि 1971 में टैगोर के अनुयायी मुजीबुर रहमान द्वारा बांग्लादेश को आज़ादी मिल सकती थी? लेकिन देखिए, उसी टैगोर की यहाँ के लोगों ने क्या दुर्दशा कर दी है। इसका मतलब आज की बांग्लादेश की जनता को टैगोर की रेलेवेंस तक नहीं पता है। अब ये तो ये बात हो गई कि अगर भारत में किसी को किसी भी सरकार से गुस्सा हो तो वो बंकिम दा, जिन्होंने वंदे मातरम लिखा था, या टैगोर, जिन्होंने जनगणमन लिखा था, उनकी प्रतिमाएं जाकर ध्वस्त कर दे। अब इसे देखिए, ये बंगबंधु हैं, द फादर ऑफ बांग्लादेश, वहां के महात्मा राष्ट्रपिता, और मेरी नज़र में बांग्लादेश के रचयिता। इनको 4 साल के ही भीतर 15 अगस्त 1975 को पूरे परिवार और अपने सहयोगियों के साथ मार डाला गया था। जी हाँ, वो मुजीबुर रहमान जिन्होंने बांग्लादेश का निर्माण किया, अकेले जूझ के, पाकिस्तान की आतंक वाली तानाशाह सरकार से अकेले लड़के, उन्हीं मुजीबुर रहमान को पहले मार डाला गया और आज उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। इससे भी दो बातें समझी जा सकती हैं कि जिस देश में, जिस समाज में आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, साइंस, फिलॉसफी की जगह धर्म और ख़ास तौर पर एब्राहमिक कट्टरवादी धर्म, मज़हब और किसी भी कीमत पर हुकूमत करने वाली सरकारें होंगी, वहाँ यही हाल होता है। दोस्तों, हमने ये ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, लीबिया, सूडान, पाकिस्तान और अभी बांग्लादेश में देखा। इस्लामिक मानसिकता में हुकूमत करना एकमात्र मकसद है, चाहे उसके लिए कोई भी रास्ता अख्तियार करना पड़े। इसीलिए जहाँ भी इस्लामिक हुकूमत रही है, भाई ने भाई को, बाप ने बेटे को, बाशिंदे ने अपने मालिक को मारा ही है। हमारी संस्कृति में राम ने राज त्याग दिया तो छोटा भाई उनकी खड़ाऊँ रख के शासन चलाता रहा, एक केयर टेकर की तरह। पर इन सब समाजों और देशों में खून खराबे से छीनी गई सियासत को बहुत पाक माना गया है। दूसरी बात, जहां सिर्फ एक अल्लाह को माना जाता है और चाहे कुछ भी हो जाए उन पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, और सवाल उठाने वालों का सर
तन से जुदा किया जाता है, जहाँ किसी और विश्वास, धर्म, आस्था वाले लोगों को काफिर बोला जाता है, वहाँ की कलेक्टिव साइकोलॉजी का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। और अगर नहीं लगा सकते हैं तो जरा इस वीडियो को देखकर लगा लीजिए। अब आप खुद फैसला करिए इनमें से असली जानवर कौन है। और अब जरा ये वीडियो देखिए। This is how the country behaves when we are not under an autocratic leadership anymore. Hasina has fled the country. इनकलाब या क्रांति के जुनून में, उसके नशे में शायद इस नादान लड़की को पता नहीं है कि आगे आगे बांग्लादेश में क्या होने वाला है। डिक्टेटरशिप या रूढ़िवादी सरकार के आने की पूरी संभावना है। बांग्लादेश का इस्लामीकरण यानी एक इस्लामिस्ट सरकार के आने की पूरी संभावना है। इस लड़की का भविष्य सड़कों पर बोलने का नहीं, बल्कि घर की चार दीवारी में बंद होकर अपनी बेड़ियों को तोड़ने का है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, उत्पादन बंद हो जाएगा, एफडीआई बंद हो जाएगी, लोग बांग्लादेश नहीं आएंगे, कोई देश बांग्लादेशियों को अगले कई वर्षों तक वेलकम नहीं करेगा, वीज़ा लेने में दिक्कत जाएगी। अब लंबे वक्त तक बांग्लादेश का भविष्य अंधकार में है। पर इस लड़की को या वहाँ के युवाओं को ऐसा लग रहा है कि उनका भविष्य में अब रोशनी आने वाली है, जबकि सत्य है कि वहाँ अंधकार होने वाला है। दोस्तों, भारत में जब इलेक्शन हो रहे थे तब बार बार कई विद्वानों ने, इंटेलेक्चुअल्स ने, कई सारे मीडिया वालों ने लिखा कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। कभी किसी ने कहा कि भारत में डिक्टेटरशिप है, कभी किसी ने बताया कि बांग्लादेश की इकोनॉमी भारत से कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर है। कई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स ने तो यहाँ तक कहा कि बांग्लादेश का हैप्पीनेस इंडेक्स भारत से कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। दोस्तों, दूसरा तर्क जो भारत में कई विद्वान, हमारे ग्रेट इंटेलेक्चुअल्स दे रहे हैं, वो ये है कि ये एक लोकतांत्रिक रेवोल्यूशन है। यानी जैसे आप बोलें कि ये इसी तरह का बात हो गई जैसे आप बोलें कि सामने वाला बंदा तो इनकलाबी मौलवी है। अब आप देखिए इन फोटोज़ को और बताइए इनमें से आपको कौन सी फ़ोटो देख के लगता है कि लोकतंत्र चल रहा है, या ये जो रेवोल्यूशन या जो एनार्की है ये लोकतांत्रिक है। जिस चीज़ का जवाब बड़े बड़े विद्वान और उनके कुतर्क नहीं दे सकते, उसका जवाब इन फ़ोटो से मिल सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ इनको ध्यान से देखा करिए, सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं। दोस्तों, कांग्रेस का ख़ास तौर पर सलमान खुर्शीद साहब का ऐसा विचार है कि वॉट एवर हैपन इन बांग्लादेश कैन हैपन इन इंडिया ऑल्सो। मतलब जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। सुनिए। George Sarkar is just telling me that there is a worrisome thing about what's happening in Bangladesh. But what's happening in Bangladesh can happen here. It's just that Bangladesh is a concentration of much that we have in our country, and the spread in our country prevents things blowing up in the manner in which they've blown up in बांग्लादेश। दोस्तों, सलमान खुर्शीद साहब की यानी कांग्रेस के सर्वोच्च नेताओं की ये लॉजिक सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, पर असलियत में ये उतनी ही मूर्खतापूर्ण है जैसे अगर कहीं पर भूकंप आ जाए और कह दिया जाए कि जो वहाँ आया था ऐसा भूकंप तो भारत में भी आ सकता है। अगर कहीं कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाए या कोई आपदा आ जाए तो ये कहना कि ऐसा तो यहाँ भी हो सकता है। जिस तरह से वॉशिंगटन डीसी में लोगों ने कैपिटल हिल में जाकर वहाँ के लोकतंत्र पर हमला कर दिया था, ये कहना भी बड़ा आसान है कि ये तो भारत में भी इसकी संभावना है। महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, यानी उनको मारा गया था। किसी और देश के भी कई बड़े बड़े लीडर्स को मारा गया है, लेकिन ये कह देना कि भारत में किसी भी बड़े नेता को मारा जा सकता है, इसकी संभावना है, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह कांग्रेस की सरकार करप्शन के चार्ज में हटाई गई थी। तो ये कह देना कि कोई भी सरकार दुनिया की करप्शन के चार्ज में हटाई जा सकती है, आप खुद बताइए ये कितना मूर्खतापूर्ण तर्क है या कुतर्क है।
दोस्तों, लेकिन जब सलमान खुर्शीद साहब ने कहा कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है, तो उन्होंने एक सत्य नहीं बताया। वो ये, क्या उनको लगता है भारत में भी इस तरह की एनार्की होने की संभावना है? क्या सत्य ये है, या सत्य ये है कि ये उनके नेता राहुल गांधी जी की दिली इच्छा है? ये कोई छोटा बच्चा भी बता सकता है कि पिछले कुछ वक्त से राहुल गांधी जी जहाँ भी कोई दुर्घटना होती है वहाँ ऐसे पहुँच जाते हैं कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो जैसे बाहुबली की तरह वायनाड के पहाड़ों के लैंडस्लाइड या पहाड़ों के गिरने को रोक लेते, ट्रेन एक्सीडेंट रोक लेते, या किसी साधु बाबा के यहाँ हुए स्टैम्पीड में मरने वाले लोगों को जीवन दे देते। पर दोस्तों, मैं सलमान खुर्शीद साहब से ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास है कि गांधी खानदान के आजीवन भक्त खुर्शीद साहब जैसे उन्हीं की आवाज़ फैला रहे होंगे, क्योंकि गांधी परिवार में तो एक ही आवाज़ चलती है, दो की संभावना नहीं है। तीसरा दोस्तों, ये एक लॉजिकल फैलेसी है, या कहा जाए इलॉजिकल लॉजिक। एक लॉजिकल फैलेसी इस तरह है जैसे एक इंटेलेक्चुअल झूठ आपको एक वर्ड सैलेड बना के झूठ परोसा जाए, और कांग्रेस को इससे बचना चाहिए। ये बहुत गलत है। ये देश की भोली भाली जनता भारत के समाज को तोड़ने का काम करेगी। और मैं जो कह रहा हूँ उसके पीछे दो कारण हैं। पहला, और सबसे पहला, कि ये एक बहुत बड़ा झूठ है। नंबर दो, भारत और बांग्लादेश की परिस्थितियों में ज़मीन आसमान का अंतर है। 24 घंटों भारत की जनता को असहाय बताना गलत है। ये इसी तरह है जैसे किसी के घर में किसी के पिताजी को हिंसा द्वारा मार दिया जाए और एक दूसरे घर में किसी के पिताजी को हृदय गति रुकने से उनका निधन हो जाए। पर समाज के जो नेता हैं वो दोनों को इसी बात पे प्रवोक करें कि देखो तुम्हारे पिताजी मर गए, इसलिए तुमको अब सरकार से लड़ाई लड़नी है। लेकिन दोनों की वास्तविकताएं अलग थीं, दोनों की स्थितियां अलग थीं, इसलिए दोनों मौतें अलग हैं। हर मौत की वास्तविकता एक नहीं हो सकती। उसी तरह दो अराजकताओं की वास्तविकता भी एक नहीं हो सकती। इस तरह के कुतर्क, इस तरह की लॉजिकल लॉजिक, ये अर्बन नक्सल्स की लॉजिक है। और कांग्रेस पहले, अगर आप देखें इंदिरा गांधी के वक्त में, कांग्रेस पूरी तरह कम्युनिस्ट लोगों के दबाव में थी, और आज वही अर्बन नक्सल लॉबी के दबाव में है। आइए अब थोड़ा सा अर्बन नक्सल पर भी बातचीत कर लेते हैं। जिस तरह होली दिवाली छोटे बच्चों के लिए मिठाई चुरा के खाने का अवसर होता है, सुनहरा अवसर होता है, जिस तरह ज़मीन पर पड़ी शक्कर के दाने चींटियों और कॉकरोचेस के लिए एक दावत होती है, उसी तरह जब भी समाज में थोड़ी सी कोई आपदा आ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई अव्यवस्था हो जाए, थोड़ा सा असंतोष हो जाए, अर्बन नक्सल्स के लिए ये एक पॉलिटिकल उत्सव का वक्त होता है। और वो उत्सव का वक्त इस वक्त बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है। दोस्तों, इन अर्बन नक्सल्स को पहचानिए, चाहे ये कांग्रेस के द्वारा बोल रहे हों, चाहे मीडिया के द्वारा या यूट्यूब वीडियोस के द्वारा, पर इनको पहचानिए, समझिए, और एक देशभक्त, एक सच्चे हिंदू होने के नाते, एक अच्छे नागरिक होने के कारण इनको उजागर करिए। इनसे लड़ना आपका इस वक्त एकमात्र धर्म होना चाहिए। दोस्तों, आखिर में मैं एक ऐतिहासिक पहलू पर आपकी नज़र डालना चाहता हूँ, जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकली करेक्ट बात नहीं है और इसीलिए लोग चुप हो जाते हैं। इसे बोलने से कई लोग कैंसिल हो जाते हैं। कई लोग, खास तौर पर आज कांग्रेसी लोग, ये सवाल उठा रहे हैं कि भारत के हिंदू इतना परेशान क्यों हैं बांग्लादेश को लेके। तरह तरह की फ़ोटोज़ दिखाई जा रही हैं कि किस तरह बांग्लादेश के मुस्लिम लड़के लड़कियां जो हैं हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं, मंदिरों के आगे खड़े। ये सही है दोस्तों। अगर समझिए 100 मंदिर हैं और किसी एक या दो मंदिर के आगे कुछ लोग अगर हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं तो ये एक अच्छा साइन है। दुनिया में कुछ तो अच्छे लोग बचने ही चाहिए। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी दुनिया के जो लोग हैं वो धर्म और राजनीति की आग में चल के दरिंदे हो गए। कुछ तो अच्छे लोग हैं ही, और होना भी चाहिए। कुछ तो पढ़े लिखे मॉडरेट मुस्लिम्स बांग्लादेश में हैं। लेकिन ये जो अर्बन नक्सल्स करते हैं, जो कांग्रेस कर रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में, बहुत खतरनाक खेल खेल रही है। आप एक दो फोटो दिखा के
लोगों से झूठ बोलना चाहते हैं कि हिंदू बांग्लादेश में सुरक्षित हैं। सारी स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको दिखाई जो, उसे इग्नोर करके इससे हिंदू समाज अगर ये सोचने लगे, भारतीय सरकार ये सोचने लगे कि हाँ हिंदू तो वहाँ सेफ हैं, लेकिन जितने भी बचे खुचे अगर वो कल को ना बचें तो इसके लिए कौन जिम्मेवारी लेगा। एक सत्य आप सब जान लें, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, भारत में भी हालांकि, पर खास तौर पे पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो भी व्यक्ति रहता है वो कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त पर एक हिंदू था। आज भले वो मुस्लिम हो लेकिन वो हिंदू था। हिंदुओं को कन्वर्ट करने का जो इतिहास है उसे बताने की मेरे को आवश्यकता नहीं है, पर आप सब जानते हैं, लेकिन उसके कुछ पहलू शायद हम नहीं जानते हैं। और द दिल्ली फाइल्स के 4 साल घोर रिसर्च करने के बाद जो चीज़ मुझे समझ में आई, जो कि एक सोशियोलॉजी और हिस्ट्री का स्टूडेंट भी समझता होगा, और वो ये है कि मुगल भारत इसलिए तो नहीं आए थे क्योंकि वो हिंदू धर्म को सुदृढ़ करना चाहते थे या हिंदू सभ्यता का विकास करना चाहते थे या उसे प्राथमिकता देना चाहते थे। वो तो आए थे एक धार्मिक, एक मजहबी युद्ध के लिए, इस्लाम के फैलावे के लिए। दोस्तों एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में आएगा इनोसेंट लोगों को मारने का ख्याल किस तरह से एक फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी, धर्म आपसे करवा सकता है और आपको जानवर से भी ज्यादा बदतर बना सकता है। बांग्लादेश अलग सा लग रहा था क्योंकि वो बंगाल के महान कल्चरल इतिहास का हिस्सा था, लेकिन आज उसी बांग्लादेश ने अपने कट्टरपंथी मिजाज का, अपनी फंडामेंटलिस्ट रेडिकल आइडियोलॉजी का परिचय भी दिया है। 1971 में ऐसा लगा कि बांग्लादेश अब लोकतंत्र बन जाएगा, अब वो सेकुलर राष्ट्र हो गया है, इसलिए यहाँ हिंदू सेफ रहेंगे, पर 20% से घट के एक लोकतांत्रिक, एक सेकुलर बांग्लादेश में हिंदू सिर्फ 8% रह गए, 12% मारे गए। दोस्तों ये अलग बात है कि कितना भी कट्टरपंथी मुस्लिम हो, अपने को सुरक्षित तो वो भारत जैसे असली प्रजातंत्र में ही महसूस करता है। शेख हसीना हो चाहे वो तस्लीमा नसरीन हो, दोनों को भाग के शरण तो भारत में ही लेनी पड़ी। और आज जब शेख हसीना को विश्व के बाकी राष्ट्रों ने एंट्री देने से मना कर दिया है, वो दिल्ली में, भारत के दिल्ली में, उस भारत के जो एक उदार, प्लूरलिस्टिक और इंक्लूसिव समाज है, सुरक्षित तो वो वहीं महसूस कर रही है। दोस्तों आगे आने वाले भविष्य में मैं खास तौर पर 2 चीजें देखना चाहता हूं। पहली कि अब ममता बनर्जी की बंगाल की जो कम्युनल पॉलिटिक्स है उसका ऊंट किस करवट बैठेगा। आपसे इससे बातचीत एक अगले वीडियो में करूंगा। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं और याद भी दिलाना चाहता हूं कि हिंदुओं का एकमात्र देश है और वो है भारत। क्या ये हमारी मर्जी होनी नहीं चाहिए कि इसमें कौन रहे और कैसे रहे? हमारे घर के नियम, सिद्धांत और संस्कार क्या हों? क्या थोपा हुआ सेकुलरिज्म हमें ये बताएगा कि हमारी सभ्यता क्या है? दोस्तों हमारा एक ही देश है, इस पर अब सेकुलरिज्म और अब्राहमिज्म यानी माई वे और हेल वे का बोझ ना डालें। बहुत ही गंभीर और असली मुद्दे वाला सवाल है, वो ये है कि क्या आगे आने वाले भविष्य में हिंदू जनसंख्या शून्य हो जाएगी? ये बात अलग है, भारत ने शून्यता का कॉन्सेप्ट जरूर विश्व को दिया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हिंदू धीरे धीरे स्वयं शून्य बन जाएं। हमारी बुद्धिजीवी, हमारी सरकारें क्या धृतराष्ट्र की तरह इस महाभारत में हिंदुओं को स्वयं शून्य बनते हुए, शून्यता में निहारते हुए देखते रह जाएं? दोस्तों अगर धृतराष्ट्रों को सत्य नहीं पता, आज के हालचाल नहीं पता, तो क्या आपका, मेरा, हम सब का कर्तव्य नहीं बनता कि हम संजय बन के उनको हालचाल बताएं और अर्जुन बनकर इस आगे आने वाले संकट से लड़ें?
दोस्तों धन्यवाद। आगे आने वाले वक्त में ऐसे गंभीर विषयों पे आपसे और चर्चा होगी, पर हम और आप तब तक इंतज़ार करते हैं और देखते हैं क्या होगा आने वाले बंगाल का भविष्य। तानाशाही की तरफ जाएगा या इस्लामिज़म की तरफ जाएगा, मुझे भी इसी बात का इंतज़ार है। धन्यवाद।